हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। कैसे हैं आप लोग? होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सॉल्व करेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस जो ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं एडिक्विटी पैटर्न बेस के ऊपर। और मॉक टेस्ट का डेट था 23rd टू 24th ऑफ अगस्त। ठीक है, इसके अंदर जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एक अनग्रुप डेटा दे रखा है। उसके अंदर उसने हमसे पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, हमें इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पता करना है। इसका फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस में Q1। ठीक है, देखिए Q3 और Q1 ये हमें फॉर्मूला के थ्रू पता करने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा डेटा होता है इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, बढ़ते हुए क्रम से, मतलब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम से इसे हमें सेट करना होता है, जो कि हमें ऑलरेडी सेट करके ही दिया गया है 5, 8, 9, 14, 15, 19, 21। ठीक है, ये हमारा डेटा है और इसके अंदर से हमें क्वार्टाइल डेविएशन पता करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले Q3 पता करना पड़ेगा। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4। ठीक है, n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो 7 + 1 8/4। 7 प्लस, तो हमारा Q1 कितना आया? सेकंड। Q1 कितना आया? 2 का मतलब ये नहीं होता कि हमें Q1 की जगह 2 पुट करना है। Q1 का मतलब, अगर Q1 हमें मिला है सॉल्व करके, तो Q1 का मतलब होता है सेकंड पोजीशन। Q1 का मतलब होता है सेकंड पोजीशन। देखिए 5 जो है फर्स्ट पोजीशन पे, 8 सेकंड पे, देन थर्ड पोजीशन, 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये सब इनकी पोजीशंस हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये हमें कब करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इसे सेट करने के बाद। देखो सेकंड पोजीशन, तो हमारा Q1 हमारे लिए कितना है? 8। Q1 हमारे लिए कितना है? 8। देन Q3 करेंगे। Q3 होता है थ्राइस ऑफ n+1/4। ठीक है, सो n+1 8, 8 3 = 24, 24/4। तो Q3 हमारा आया 6 मतलब सिक्स्थ पोजीशन। सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा क्या है? 19। तो Q3 इज 19। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 19 माइनस 8 Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। सो आंसर विल बी 11/27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उसने पूछा है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3 and 4। देखो ये x का पॉइंट है, ये x का पॉइंट है और y का पॉइंट है ऑन x एक्सिस। उसने पूछा व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब भी x एक्सिस पे होता है तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसमें x तो सेम रहता है, बस जो y का जो पॉइंट होता है वो अपना साइन क्या कर देता है? चेंज कर देता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसके अंदर y के पॉइंट का हमारे पास जो साइन है वो प्लस में है, तो ये अपना साइन चेंज कर देगा -4। सो आंसर विल बी, ऑप्शन विल बी 2, -3 and -4। देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न व्हेन शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। वो बोलता है कि जो शॉपकीपर है उसने अपने गुड्स को बेचा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, बट यूज 10% लेस वेट। ठीक है, देखो घर से तो उसने 90 रुपए लगाए और पैसे आपसे कितने के लिए? 100 के। ये हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वो अमाउंट लिखते हैं जो शॉपकीपर अपने घर से लगाता है, और राइट हैंड साइड के ऊपर वो अमाउंट लिखते हैं जो वो
कस्टमर से लेता है। तो उसने घर से तो 90 रुपए का सामान दिया और आपसे पैसे कितने के लिए, 100 रुपए के। तो उससे हमसे पूछा है कि उसे गेन कितने का हुआ। तो गेन कितने का हुआ, 10, किसके ऊपर हुआ, 90, मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन परसेंटेज कितना हो गया, 100/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने कहा है एक क्रिकेट गेम है जिसके अंदर 3 मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। 1 बॉक्स हैज क्रिकेट बैट, एक बॉक्स के अंदर क्रिकेट बैट है जो एक्चुअल में प्राइज है। द अदर 2 बॉक्सेस हैव ओल्ड ब्रोकन स्टम्प्स, और 2 जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर क्या है, स्टम्प्स हैं। यू पिक 1 बॉक्स, द अंपायर हु नोज एवरीथिंग। देखो जो उसके अंदर अंपायर था उसके अंदर उसने बताया है कि उसको पता था तीनों बॉक्स में किस में प्राइज है और किसके अंदर स्टम्प्स है। वो बोलता है देन ओपन्स वन ऑफ द अदर 2 बॉक्सेस एंड शो यू स्टम्प्स। ठीक है, उसको पता था कि क्रिकेट बैट किसके अंदर है, वो बॉक्स नहीं खोलता जिसमें आपका प्राइज है, बट वो जो 2 अदर बॉक्सेस थे जिसके अंदर स्टम्प है वो ओपन करता है। ठीक है, वो कहता है नाउ ओनली 2 बॉक्सेस आर लेफ्ट। अभी तो वो आपको एक बॉक्स ओपन करके आपको स्टंप शो कर चुका है। ठीक है, टोटल थे 3 बॉक्सेस। वो बोलता है अभी 2 बॉक्सेस क्या है, बंद बचे हुए हैं। ठीक है, योर बॉक्सेस एंड अदर बॉक्स, जो आपका प्राइज है और एक जो जिसके अंदर स्टंप है वो बचा हुआ है। वो बोलता है इफ यू स्विच टू अदर क्लोज्ड बॉक्स, अगर आप चुपचाप से किसी एक बॉक्स के बीच में स्विच कर दो, मतलब जो उसने आपको स्टंप दिखाया और बाकी जो बचे हुए 2 बॉक्सेस हैं उसके अंदर अगर आप स्विच कर दो तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग द बैट। क्योंकि देखो एक के अंदर तो स्टंप है, एक बॉक्स के अंदर स्टंप बचा है और एक बॉक्स के अंदर क्या है, बैट। ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है n-1 अपॉन में n मल्टीप्लाई में 1 n माइनस h माइनस 1। देखो यहाँ पे n डिनोट करता है नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ आइटम्स जो भी है आपके पास। ठीक है, तो n कितना था, 3 माइनस 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 1, n की जगह अगेन 3 माइनस h के अंदर होता है जो आपका होस्ट था। h डिनोट करता है होस्ट ने जितने बॉक्स ओपन करे थे। होस्ट ने कितने बॉक्स ओपन करे हमारे, 1, देन माइनस 1 अगेन फॉर्मूला का। तो आंसर विल बी 2/3। यहाँ से 3 माइनस 1 2/3, ये पूरा 3 माइनस माइनस प्लस तो -2, तो अगेन तो ऑप्शन आंसर विल बी 2/3। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ये इस फॉर्मूले से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर आप देखो तो 2/3 बहुत इजीली आप पता कर सकते थे, बट अगर फिगर्स बड़े हों तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इजी रहता है अगर हमें फॉर्मूला लर्न रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोलता है ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। ए का इन्वेस्टमेंट था 84 और बी का इन्वेस्टमेंट था 8000 का। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ, देखो 4 महीने तक उन दोनों का कैपिटल ऐसे ही इन्वेस्ट रहा। 4 मंथ ए एडिड 600 रुपीज। 4 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल के अंदर 600 रुपए ऐड कर दिए, तो मतलब इसका कैपिटल हो गया 9000। 4 महीने के बाद करे ऐड, तो देखो 1 साल के अंदर पूरे 12 महीने, तो 4 महीने तक उसके 8400 रहे इन्वेस्टेड कैपिटल, और फिर बाकी के जो बचे 8 महीने, तो 8 महीने में उसका कैपिटल का अमाउंट कितना रहा, 9000। ठीक है, तो देखो उसने ए ने तो उसके अंदर 600 रुपीज ऐड करे अपने कैपिटल में, एंड बी ने विड्रॉ कर लिए 4000 रुपए। उसका 8000 का कैपिटल था, 4000 उसने विड्रॉ कर दिए, तो उसका कैपिटल कितना बचा, 4000, और ये भी कितना चला, 8 महीने तक चला। ठीक है, अब वो पूछता है एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनरशिप प्रॉफिट अर्न बाय ए का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अर्न बाय बी के प्रॉफिट का कितना % है। ठीक है, देखो जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है, इसके अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, ए का जितना आएगा और बी का जितना आएगा उसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जो रेशियो उनके कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम की होती है वही रेशियो उनके प्रॉफिट शेयरिंग की भी होती है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे आपस में प्लस करना होगा, जस्ट अ सेकेंड।
तो 8400 मल्टीप्लाई बाय 4 33,600, ये इसके 4 मंथ के थे. देन अगेन 900 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 72. ठीक है. तो टोटल कैपिटल और टाइम का वैल्यू ए का कितना आ गया 105,600. ठीक है. बी का भी सॉल्व कर लेते हैं. 4 8 32, 4 8 32, दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 64. ठीक है. 0 से 0 कैंसिल, 16 से 16 4 और देन 66, देन 3 और देन 20. ठीक है. 2 से कैंसिल करेंगे. ठीक है. तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी 33:20. अगर हमें प्रॉफिट नहीं गिवन तो एक तरीके से आप मान लो अगर एक साल में प्रॉफिट हुआ तो ए को 32 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा और बी को 20 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. बस उसने हमसे पूछा है कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी का कितना % है. तो 33/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 21 50. तो देन आंसर विल बी 165%. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का है. अगर आप में से किसी से हो पाया हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो बोलता है द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉक्सेस. 10 बॉक्सेस का एवरेज वेट कितना है 40 kg. तो उनका टोटल वेट कितना हो गया 400 kg. ठीक है. वो बोलता है 3 बॉक्सेस वेट 35 kg, 45 और 55. अगर मैं इन्हें प्लस करूं, ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनका टोटल वेट कितना होगा. ठीक है. तो अगर मैं इन तीनों बॉक्सेस के वेट को प्लस करूं तो मेरा कितना हो जाएगा 135 kg के 3 बॉक्सेस हैं इसके अंदर. बट इसके अंदर टोटल बॉक्सेस कितने थे 10. ठीक है. वो बोलता है आर रिमूव्ड. ये 400 में से ये 3 बॉक्सेस को उसने रिमूव कर दिया. ठीक है. तो जो हमारे रिमेनिंग 7 बॉक्सेस हैं उनका वेट कितना आ गया 265 kg. ठीक है. टोटल 10 का था, जो 3 उसने रिमूव करे उनका टोटल वेट था 135, माइनस करा तो ये 7 बॉक्सेस का हमारे पास वेट आ गया 265 kg. ठीक है. उसने कहा है उसे रिमूव तो करा बट उसको रिप्लेस करा गया बाय 3 न्यू बॉक्सेस. 3 न्यू बॉक्सेस उसने जब डाले उसके अंदर तो जो नया एवरेज था वो कितना हो गया 42 kg. मतलब अगेन 10 बॉक्सेस हो गए, उनका एवरेज वेट 42 kg, तो टोटल वेट 420 kg. ठीक है. वो पूछता है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द 3 न्यू बॉक्सेस. तो 3 न्यू बॉक्सेस का टोटल वेट बताना है तो माइनस में ये वाला 265 माइनस कर देंगे जो पुराने 7 बॉक्सेस का वेट था. तो नया आ जाएगा 551, हाँ 155 kg. ठीक है. तो जो अब नए बॉक्सेस हैं उन 3 न्यू बॉक्सेस का वेट है 155 kg. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो बोल रहा है एक डीलर मार्क करता है अपने गुड्स 125% अप. मतलब 100 के उसने खरीदे थे और उनका मार्क प्राइस कितना लगाता है 125 रुपए. ये डीलर को कॉस्ट प्राइस था, उसने मार्क प्राइस सेट कर दिया 125 रुपए और बोलता है उसके ऊपर वो 20% का डिस्काउंट देता है. 20% का डिस्काउंट मतलब उसे 80% की वैल्यू में बेच देता है. तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आया 100 रुपीज. तो आप देखो जो कॉस्ट प्राइस था वही सेलिंग प्राइस है. डीलर जितने में खरीद के लाया था उतने में ही उसने बेच दिया. ठीक है. अब वो बोलता है ही सेल 60 आइटम्स टोटल 36,000. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस वन ऑफ देम. तो एक का कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, टोटल में से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम्स. तो 6 6 36, तो 600 रुपए का उसको एक आइटम का कॉस्ट प्राइस पड़ा. ठीक है ना. उसने जो बेचा है उसका वैल्यू हमें दिया है, हमने देख लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों सेम है तो कैलकुलेट कर लेंगे. तो आंसर विल बी 600. ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो बोल रहा है अ थीफ रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर. थीफ का जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, चेस्ड बाय अ पुलिसमैन, और जो पुलिस का स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर. इफ द थीफ इज 125 मीटर अहेड. उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 125 मीटर.
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो सिंपल हमें इसके अंदर टाइम कैलकुलेट करना है कि थीफ कितनी देर में पकड़ा गया, ठीक है। और टाइम देखो हमें गिवन है 3 मिनट्स और 25 सेकेंड्स के अंदर। देखो सबसे पहले जो डिस्टेंस मीटर में है इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 125 अपॉन में 1000, ठीक है। और दोनों देखो पुलिस और थीफ का दोनों का स्पीड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 2, ठीक है। 125 टू मल्टीप्लाई में ये जो देखो टाइम निकल के आएगा ये आएगा किलोमीटर पर आवर के अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर निकल के आएगा ये टाइम, अगर हमने इतना कैलकुलेट कर लिया। बट हमको टाइम किसके अंदर चाहिए, मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 25 5 जा 25, 40 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 15/4, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 3 मिनट्स 45 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, पी क्यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। ये पी और ये क्यू क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल्स। ए बी का हमें वैल्यू दिया है, देखो ए बी ये जो कॉर्ड है इसका वैल्यू दिया है हमें 8√3, ठीक है, 8√3 सेंटीमीटर। अगर हमें ए बी दिया है तो ए बी का वैल्यू कितना होता है √3r, ठीक है। रेडियस को √3 कर दें तो हमें ए बी का वैल्यू मिल जाता है। ए बी का उसने हमें वैल्यू दे रखा है 8√3 = √3r। तो यहाँ पे हमारे पास r का वैल्यू कितना आ गया 8, रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 8। अब देखो उसने बोला है पी क्यू कितना है, पी क्यू ये जो टोटल है हमारा पी क्यू ये है आर मतलब पी क्यू हमारा है 8 सेंटीमीटर। उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एम। पी एम क्या है, पी क्यू का आधा, तो पी एम का वैल्यू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है देखो क्यू और आर द एम और एन क्या है, मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स हैं तो ये एम एन और क्यू आर का रेशियो कितना होता है 1:2 की रेशियो में होता है। अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम से है तो एम एन और क्यू आर का रेशियो कितना होता है 1:2, ठीक है। तो उसने बोला क्यू आर माइनस एम एन, क्यू आर इज 2x - 1x, इसका वैल्यू हमें कितना दिया है 10, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10। तो उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यू आर। क्यू आर की लेंथ कितनी है 2x, तो 2 × 10, तो क्यू आर का लेंथ कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसने हमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स, 3x + 4y = 84, और उसके अंदर एक कंडीशन उसने हमें दिया है y = में x, ठीक है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। उसने बोला है इंटरसेक्शन किसके ऊपर है y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0 हुआ फर्स्ट केस के अंदर। अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 + 4y = में 84, तो 0 से तो ये टर्म खत्म, 4 2 = 8, 4 1 = 4। तो देखो फर्स्ट में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितने निकल आए 0 21, ठीक है। सेकंड केस में वो क्या बोलता है y = में x, ठीक है। अगर मैं सेकंड केस में x को 0 मान लूं तो देखो वो क्या कहता है y = x, तो y भी मेरा कितना हो जाएगा 0। तो सेकंड टाइम में मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितना है 0 0। थर्ड के अंदर मैंने y को क्या मान लिया था, x को x = 0 मान लिया था। थर्ड केस के अंदर अगर मैं x = y मान लूं, ठीक है, जहां जैसे ये 3x है, यहाँ पे 4x, y की जगह भी x लिख दूं या x की जगह भी y लिख दूं, = में 84, तो 7x = में 84, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 12 और 12, ठीक है। 12 और 12 देखो जब ग्राफ गिवन होता है कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 0 0 के कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। तो देखो
0 हमारा x का और 21 हमारा y कोऑर्डिनेट, अगेन सब कुछ 0 0, और थर्ड के अंदर 12 12, तो 12 हमारा x एक्सिस पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमारा ट्राइंगल बन गया। तो हमारी हाइट कितनी आ गई 21 और बेस कितना आ गया 12। उसने हमसे पूछा था फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये 12 है, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन इज 12, ठीक है। 2 6 are 12, तो 6 1 are 6, 6 2 are 12, आंसर बिल में 126, ऑप्शन नंबर बी। तो एरियाज का आ जाएगा 126। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर उसने हमें एक रूट दिया है। हमें क्या दिया है, एक रूट दिया है, ए दिया है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास एक पैटर्न होता है, x इज इक्वल्स टू ये अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। देखो उसने a दिया है हमें अल्फा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू क्या होता है, जब भी हमें एक वैल्यू रूट में दे रखी है तो दूसरी वैल्यू सेम होती है, बस और बस उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो बीटा हमारे पास क्या हुआ 4√3, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा आ गया 4 - √3 और बीटा आ गया 4 + √3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 4 - 3 अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई में, जस्ट अ सेकेंड मैं यहां से रिमूव कर देती हूँ उसको, ठीक है। तो ये +3 -3 से कैंसिल, ये हो गया x² माइनस का 8x प्लस में, देखो ये है a - b, a + b, तो ये हो गया a² माइनस में b², a + b, a - b, a² - b², तो 4 4 16 - 3, तो 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x² माइनस 8x प्लस 13 इज इक्वल टू में 0। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देखो वो बोल रहा है 2 वर्टिकल पोल्स हैं जिनका हाइट है, 2 वर्टिकल पोल्स हैं, एक का हाइट है 20 मीटर और दूसरे का हाइट है 30 मीटर। स्टैंड्स 50 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 मीटर का गिवन है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप आर इक्वल। देखो किसी एक पॉइंट से, जब मैं यहां से एक टावर के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं और दूसरे टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, तो वो दोनों क्या बनते हैं, एकदम सेम बनते हैं। ये दोनों एंगल्स उसने क्या बताया हमको, एकदम इक्वल है। उसके बाद उसने पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टॉलर पोल। हमें P से लेके M तक का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। देखो टोटल डिस्टेंस उसने हमें कितना दे रखा है 50 मीटर, हम इसे मान लेते हैं x, और ये कितना हो गया 50 माइनस x। देखो जिस केस के अंदर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, जिनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसके लिए हमेशा फॉर्मूला होता है tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 20 बेस 50 माइनस x इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर 30 और बेस इज x, कैलकुलेट कर लेंगे। 2x इज इक्वल्स टू में 150 माइनस 3x, 5x इज इक्वल्स टू में 150, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 30 मीटर। सो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 30 मीटर। यही उसने हमसे पूछा था कि हमें टॉलर पोल, ये टॉलर था 30 मीटर वाला, टॉलर पोल का डिस्टेंस बताना था, तो दैट इज 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसके अंदर उसने कहा है कन्वर्ट द गिवन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर।
देखो इसको सॉल्व करने के लिए 1 + 4 + 5, ठीक है। ऑपोजिट से स्टार्ट करते हैं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, ये आपस में इसे मल्टीप्लाई करना है। 8 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 प्लस 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 64, so answer will be 101, ऑप्शन नंबर 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक पाई चार्ट उसके अंदर गिवन है, जिसके अंदर देखो टोटल मार्बल्स कितने थे 600, ABCDEF, ठीक है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स, इसके अंदर ब्लैक मार्बल्स का हमें क्वांटिटी गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स टू दैट ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन D इज 2:7, 12:7। देखो D जो है हमारे पास, D जार के अंदर ब्लैक और व्हाइट मार्बल्स, ब्लैक और व्हाइट मार्बल्स का हमें रेशियो गिवन है 12:7, एंड द नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन जार B के अंदर भी उसने हमें एक रेशियो गिवन है, सॉरी रेशियो गिवन नहीं है, B के अंदर वो बोलता है, पहले हम अभी D का हम पहले मार्बल का सॉल्व कर लेते हैं, B उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, जस्ट अ सेकेंड। देखिए पहले D और B के जार्स के अंदर नंबर ऑफ मार्बल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले D का कैलकुलेट करते हैं, 600 टोटल मार्बल्स हैं। D जार के अंदर कितने हैं 19% का 19%, तो 16 9 D के अंदर है टोटल 114 मार्बल, और B जार के अंदर कितने मार्बल्स हैं 600 मल्टीप्लाई में B इज 16% का 16%, 16 6 96, ठीक है। अब देखो उसके अंदर उसने D जार के अंदर हमें मार्बल्स का रेशियो दिया है ब्लैक और व्हाइट का 12:7, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फर्दर। तो 12 + 7 19 6 तो ब्लैक और व्हाइट का हमें क्वांटिटी पता चल जाएगा। ब्लैक कितने हैं हमारे पास 72 और व्हाइट कितने हैं 42, ये हमारे जार D के अंदर आ गए, जार D के अंदर। अब वो कहता है द नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन जार B, जार B के अंदर जो ब्लैक मार्बल्स हैं इज 12 लेस देन दैट ऑफ जार D, वो कितने हैं 12 कम है, किससे 12 कम है मार्बल D से। तो कितने आ गए ब्लैक मार्बल्स, कितने आ गए जार B के अंदर 60, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स जार B और D, ठीक है। ये तो ब्लैक मार्बल्स हमने जार B का कैलकुलेट करा था, व्हाइट कितने हो जाएंगे इसके अंदर 36, ठीक है 36। अब उसने हमसे इसका और इसका बेसिकली तो हम दो बस व्हाइट मार्बल्स का दोनों का उसने हमसे डिफरेंस पूछा है, सो आंसर विल बी 6, ऑप्शन नंबर C। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट उसके अंदर सिंपल सा उसने हमसे दोनों के व्हाइट मार्बल्स के बीच का ही डिफरेंस पूछा था। देखो वो बोलता है इफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12 18 20। देखो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो तीनों से डिविजिबल हो, तो इनका LCM लेंगे तो LCM विल बी 180, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय इतना टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो इसके पास में सिर्फ एक ही नंबर है जिसको मैं इसमें ऐड करूं, मतलब 180 के बाद जो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है वो कितना आता है 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। इसके अंदर मैंने कितना ऐड करा 16 और ऐड करा, तो ये बन गया 196, और 196 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। जो हमने 16 ऐड करा इसने बोला है x का वैल्यू कितना है हमारी 16x, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 9। तो x को उसने डिवाइड करा है किससे 9 से, सो आंसर विल बी 7, ऑप्शन नंबर A। अगर मैं 16 को 9 से डिवाइड करूंगी तो 7 ही इसका रिमाइंडर आएगा, यही उसने हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसने बोला है लेट एक्स बी द सिंपल इंटरेस्ट। एक्स उसने सिंपल इंटरेस्ट बोला है और वाई उसका प्रिंसिपल माना है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं, एक्स इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू में वाई, ठीक है, अभी इतना देखो वाई, एंड जेड बी द सिंपल इंटरेस्ट। एक और है जेड, उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट है ऑन प्रिंसिपल एक्स। एक्स इसके ऊपर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वो बोलता है बोथ द सेम रेट, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, इसका भी 100 और इसका भी 100, एंड फॉर द सेम टाइम, टाइम भी दोनों का सेम, ये भी टाइम और ये भी टाइम। वो पूछता है व्हाट इज द रिलेशन अमंग एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड के बीच का उसने हमें क्या पूछा है, रिलेशन बताना है, ठीक है। देखो यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं x और y निकाल लूं तो मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पे x अपॉन में y, ये y इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, इज इक्वल्स टू r अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से निकला। सेकंड से मैं z और ये x इधर ले आती हूँ, इज इक्वल्स टू में r अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय t। ये हमारा सेकंड इक्वेशन से निकला। देखो दोनों के जो राइट हैंड साइड है इक्वल है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करा देते हैं, x अपॉन में y इज इक्वल्स टू में z अपॉन में x। तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में z इंटू में y। ये इसका रिलेशन रहेगा, यही उसने हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में y इंटू में z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट देखो सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 4ab, ठीक है। देखो ये डिवाइड में है तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, अगर ये इज इक्वल टू के इधर ना रखूं तो ये डिवीजन में होता, डिवीजन में 4ab होता, तो इसके डिवीजन में क्या है, ab है, डिवीजन में a और b है, तो आंसर विल बी 4, ऑप्शन नंबर बी। सिंपली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करा है उसने। देखो उसने बोला है रेशियो ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज टू हर डॉटर, मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 7x और 2x। वो बोलता है 7 ईयर हैंस, आज से 7 साल के बाद, 7 ईयर हैंस, अगर ये 7 साल इसका एज बढ़ेगा तो 7 साल इसका भी एज बढ़ेगा। द मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हर डॉटर, मदर की एज कितनी होगी, डॉटर की 3 गुना होगी, तो मदर की एज क्या होगी, डॉटर के 3 गुना होगी, ठीक है। तो इसी को सिंपली सॉल्व करते हैं। मदर की एज आज से 7 साल के बाद डॉटर की एज की 3 गुनी होगी, 2x प्लस में 7, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस में 7 इज इक्वल्स टू में 3 2 6x प्लस में 21, तो x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। उसने पूछा है फाइंड द मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 14, x की वैल्यू 17 4 98, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। देखो अगर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो अगर आप इसे गौर से देखो, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ब्लॉक हमेशा क्या होता है, क्यूबॉइड, ब्लॉक हमेशा क्या होता है, क्यूबॉइड। उसका हमें दिया है उसने लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + bh, ठीक है। उसने हमें कर्व सरफेस एरिया कितना बताया, 4046 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें इस रेशियो में गिवन है। उसने कहा है फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ का हमें वैल्यू बताना है, तो पुट कर देते हैं 2l + b मतलब 5 + 2 7x, x इज इक्वल्स टू में 4046, इसको कर देते हैं 2 2 4 2 2 4 23, देन 7x स्क्वायर के इक्वल आ गया, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 2 14,
289, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरे पास 289, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 17 द 289, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 17, हमें लेंथ का वैल्यू बताना है, तो 17 5 ज़ा 85, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 85 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बोलता है इन अ काउंसिल ऑफ इलेक्शन 18% ऑफ वोटर एब्सटेन्ड, मतलब 18% जो वोटर थे उन्हें वोट नहीं देने दिया गया, तो 100 में से सिर्फ कितने वोटर्स को अलाउ करा गया वोट देने के लिए, 82% वोटर्स को, ठीक है। टोटल वोटर्स कितने थे 100 और अलाउ कितना करा गया 82% वोटर्स को, 82 वोटर्स को मान लेते हैं, ठीक है। 450 बैलेट्स वर ब्लैंक, जो 450 बैलेट्स थे वो क्या है ब्लैंक है, ठीक है। अभी देखो इसको होल्ड पे रखते हैं 450 वाले बात को, 450 बैलेट्स उसमें क्या है ब्लैंक है। द विनर सिक्योर्ड 56% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट, देखो ए था, ए को 100 में से कितने मिल गए 56, ठीक है। रजिस्टर्ड वोट में से उसको मिला है ना 56, तो रजिस्टर्ड वोट हमारे पास कितने थे 100 में से 56 उसे मिल गए, ठीक है। और 18 को क्या करा गया एब्सटेन किया गया, तो बी को कितने मिले होंगे, बी को कितने मिले होंगे 82 माइनस 56, 82 माइनस 56 वोट्स किसे मिले गए बी को, तो बी को वोट कितने दिए गए 26 वोट्स। देखो 100 वोट्स थे जिसमें से 82 को क्या करा गया वोट ही नहीं देने दिया गया। उसके बाद उसने बोला है कि विनर को मिले हैं 56% वोट, तो 56 वोट्स हमारे विनर को मिल गए, वो भी किसके 56% रजिस्टर्ड वोट के, ठीक है। रजिस्टर्ड वोट थे हमारे 100, तो 100 में से 56 इसे मिल गए, बाकी किसे मिले होंगे बी को। तो एक्चुअल में तो हमारे जब 82 को एब्सटेन किया गया उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें ए इसमें से 56 ले जा चुका है, तो बाकी बचे कितने बी को मिले 26 वोट्स, ठीक है। आगे वो क्या बोलता है एंड बीट द सोल राइवल बाय 1800 वोट्स, ठीक है। देखो अगर हम 56 माइनस 26x करें, मतलब x लगा रही हूं परसेंटेज के लिए, जैसे ये 100 का 56% था, अगर टोटल वोट 100x है तो ये 56x, ये 28x, ठीक है। 56x 28x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है उसने 1800 वोट, ठीक है। उसने जो राइवल को हराया है वो इन दोनों के डिफरेंस के बीच का ही हराया होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और, उसके अंदर से उसने बोला था जो 450 बैलेट्स हैं वो ब्लैंक हैं, मतलब 450 जो बैलेट्स मतलब उसके अंदर जो वोटिंग की गई थी वो ब्लैंक थी, एक तरीके से ये भी काउंट नहीं हुए, ये भी वेस्टेड वोट्स हैं। लेकिन ये जब सब कुछ परसेंटेज के अंदर है तो अभी हम मान लेते हैं कि ये 450 बैलेट्स भी उन्हीं के पास थे, उन्हीं के पास गए, क्योंकि अभी हमारे पास ये सब कुछ परसेंटेज के अंदर है और ये 450 ऐसे ही उन्होंने एक हमें फिगर दे दिया, तो हम ये जो ब्लैंक बैलेट्स हैं इन्हें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 30x इज इक्वल्स टू में ये माइनस हुए 1350, ठीक है। तो आखिर में उसने पूछा है हाउ मेनी वोटर्स वर ऑन द लिस्ट, तो मतलब उसने 100% का वैल्यू पूछा है, तो 1350 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 1% का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल 100% का वैल्यू हमें मिल जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर विल बी 4500, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट समझा जाए तो आ जाएगा समझ में, 2-3 बार देखो तो आ जाएगा समझ में। वो बोल रहा है ए और बी एक काम को करने में 40 और 60 दिन लगाते हैं, ठीक है। वो बोलता है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन ऑल्टरनेट डेज। देखो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं 120, ठीक है। ए का वर्किंग एफिशिएंसी 3 और बी का 2, ठीक है। उसने कहा है दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन ए वर्क करेगा अगले दिन बी वर्क करेगा, फिर एक दिन ए वर्क करेगा अगले दिन बी वर्क करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हैं तो एक दिन 3 यूनिट काम होगा, अगले दिन 2 यूनिट काम होगा, तो 2 दिन का जो वर्क है वो हमारा 5 यूनिट होगा, ठीक है। ये 5 यूनिट
नॉर्मल केसेस में एक दिन का ही वर्क होता था, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि वो दोनों ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं, एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है। तो जो एफिशिएंसी है 5 यूनिट, ये कितने दिन की है? 2 दिन की। 2 दिन के अंदर 5 यूनिट काम होगा। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, सो 120 अपॉन में 5 2s are 10, 5 4s are 20, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये कितने दिन की एफिशिएंसी थी? 2 दिन की। अभी तो ये 1 दिन की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर विल बी 48 डेज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस किसका दिया है? मोड माइनस मीडियन। हमें दे रखा है कितना? 26, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, हमसे किसका डिफरेंस पूछा गया है? मीडियन माइनस मीन। देखो, एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल्स टू में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो हम कभी भी मीडियन माइनस मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 मीन है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? मोड माइनस मीडियन, उसने हमें गिवन है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर मोड, और मोड के साथ क्या आना चाहिए? माइनस मीडियन। देखो, अगर मैं मोड माइनस मीडियन इधर करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस मीडियन करा है, एक मीडियन मैं यहाँ पे भी माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो इधर तो एज इट इज आ जाएगा मोड माइनस मीडियन, जिसका वैल्यू हमें दे रखा है 26, मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 3 मीडियन में से एक मीडियन माइनस कर देंगे तो 2 मीडियन माइनस 2 इधर भी था तो मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 मीन। तो उसने हमसे पूछा क्या था? मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस मीन हमारा कितना आ गया? 13। सो ऑप्शन नंबर ए। तो बस ये हमने फॉर्मूला से ही डराइव करा है, और नहीं तो अगर आप चाहो तो इसे एक फॉर्मूला मान सकते हो, इसे एक फॉर्मूला मान सकते हो, तो होगा मोड माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू में 2 मीडियन माइनस मीन। ठीक है, आप चाहो तो इसे एक फॉर्मूला मान सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले से भी डराइव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या वैल्यू बच गया? 2 साइन थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू आया। अभी डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट में, ये क्या है? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा क्या बचा? 10 थीटा, और 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो 1 नीचे जाएगा और कॉस किधर चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो हमने इस वीडियो में सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप आपको समझ आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।